तो देखिए स्टूडेंट, इस जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म। सीबीएसई का 4th चैप्टर है और आरबीएसई में ये 7th चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से ये चैप्टर है। ठीक है, तो देखो इसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि ये क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, या मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म क्या है, उसको डिटेल में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 10th क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ भी है चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस चैप्टर में हमने ये देखा था कि जब भी किसी वायर के अंदर कोई करंट को फ्लो कराया जाता है तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उसके पास में अगर हम कोई मैग्नेटिक कंपास लेके जाते हैं, कोई कंपास लेके जाते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। और हमको पता है कि एक मैग्नेट के पास में जब हम दूसरी मैग्नेट लेके जाते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। अगर लाइक पोल्स हैं तो रिपेल करती है, अनलाइक पोल्स हैं तो वो अट्रैक्ट एक दूसरे को करते हैं। ठीक है, पर इस केस में देखिए हमने क्या किया कि ओरेस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी वायर में से, कंडक्टर वायर में से जब करंट फ्लो किया तो फिर उसके पास में अगर कोई मैग्नेटिक निडल हम लेके गए तो वो डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, इसका मतलब जब किसी भी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लेके उसके पास में आते हैं, उस फील्ड में लेके आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ये ओरेस्टेड जो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है v वेलोसिटी के साथ में और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो b है। ठीक है, और देखिए इस केस में हम ये कंसिडर करेंगे कि एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेफिनेटली उस चार्ज पे इफेक्ट डालेगा अपना। तो हम ये अज्यूम करके इस केस में चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है, या फिर उसको हम एब्सेंट मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ नहीं है। तो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही होगा वहाँ पे, ठीक है, तो हम वहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है उसका फॉर्मूला इस तरीके से दे सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने दिया F इज इक्वल टू ये वेक्टर Q V क्रॉस B। ठीक है, V यहाँ पे जो हमारे चार्जेस हैं उनकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं, और B जो है हमारा वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है V क्रॉस B। तो हम जानते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमको बताया साइन थीटा आएगा। ठीक है, क्रॉस को हम सोल्व करेंगे तो, और ये जो V और B है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए इस डायग्राम में इस वायर में से कोई करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ, ठीक है, देखिए ये वाला हम जो लो लगाते हैं राइट हैंड स्क्रू लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर किसी वायर में करंट जा रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो वहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो B और ये V, ठीक है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है V क्रॉस B। ठीक है, तो क्रॉस को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। n, यहाँ पे n कैप हमको दिख रहा है यूनिट वेक्टर है, तो ये यूनिट वेक्टर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B एंड n कैप। देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू V एंड B। ठीक है, ये उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे हम तो लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा ओनली, सिर्फ हमको इतना ही लिखना है। अब यहाँ से देखिए कि अगर हमें ये फोर्स मिल चुका है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगता है, तो यहाँ पे और अगर ये परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, देखिए इफ़ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू बी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो जो लोरेंज फोर्स लगेगा, देखिए हमारा, तो ये फोर्स होगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है हम जानते हैं, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा क्यू वी बी, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो हो जाएगी F अपॉन क्यू वी। ठीक है, F अपॉन क्यू वी अगर हमारे पास फॉर्मूला आ गया है B का, तो देखो हम इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट जो है हम निकाल सकते हैं। देखिए फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन हमने लिख दिया, जो चार्ज है उसको हम कूलाम बोलते हैं, और वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे कि हमारा जो ये Q का यहाँ पे ये जो C अपॉन S, देखिए ये जो S है वो C के अपॉन में अगर अपन लिख दें तो ये बन जाएगा Q, और ये S क्या है सेकेंड, तो Q अपॉन T, उसको हम क्या बोल सकते हैं, I। ठीक है ना, I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर।
ठीक है। तो मीटर को हमने अलग निकाला, सी को एस के अपोन में डाल दिया, तो सी अपॉन एस, ये तो क्या बन गया एम्पियर कूलाम पर सेकेंड, ये तो बन गया एम्पियर और मीटर लिखा हुआ है तो न्यूटन अपॉन मीटर इनटू एम्पियर। इसी को हम बोलते हैं टेस्ला, जो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट है। अगर इसकी सीजीएस यूनिट हम देखें तो उसको हम बोलते हैं गॉस, और जो सीजीएस यूनिट होगी इसकी, ठीक है ना, और ऐसा यूनिट है उसमें क्या रिलेशन होगा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक है। अदर यूनिट इसकी एक और है हमारी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी अगर इस फॉर्मूला से हम इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो देखिए फोर्स की क्या होती है, m1 L1 T-2, चार्ज की a1 T1, और जो वेलोसिटी है इसकी L1 T-1, सब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास में इसकी डायमेंशन भी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखो हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा फर्स्ट लॉ आएगा वो आएगा अच्छा एक और इसमें पॉइंट देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज़ 0.5 गॉस। देखिए गॉस जो है इसकी सीजीएस यूनिट है, ठीक है, और उसमें भी ये कितना आ रहा है 0.5 गॉस। इसका मतलब जो ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है वो भी पूरा जो है 1 टेस्ला नहीं है, तो इसका मतलब काफ़ी लार्ज यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो फर्स्ट लॉ हमारा आ रहा है बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो देखो बायो-सेवर्ट्स लॉ को जो हम डिस्कस करते हैं उससे पहले हम अज्यूम करते हैं कि एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखिए अब वायर में ऐसे करंट फ्लो करेगा तो ये मेरे हाथ को देखिए, तो उसमें अगर मैं ये अपना लॉ लगाऊंगा तो इस पर अंदर की तरफ देखिए मैं इस तरीके से अपने हाथ को लेके गया और उनको उंगलियों को मैंने कर्ल किया तो पेज से अंदर की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ इस पॉइंट पी पे। और यहाँ पे देखिए मेरा हाथ घूम के बाहर आएगा बाहर की तरफ, तो इसका मतलब ये जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ में हम देखते हैं आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और ये जो इसकी एक छोटी सी लेंथ इस वायर की हमने DL लेंथ मान ली है, और थीटा एंगल पे ये P पॉइंट रखा हुआ है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं जिसकी डिस्टेंस है R है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि बायो-सेवर्ट्स ने हमें क्या बताया। तो उन्होंने हमें बताया कि फॉर ए करंट कैरिंग वायर, अगर कोई वायर जो है जिसमें करंट जा रहा है तो वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो देखो DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, जो हमारी लेंथ होगी, ये जो DL हमने लेंथ ली है इतनी सी, ठीक है, जिसको मैंने बोल्ड कर रखा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो एंगल बन रहा है उनके साइन थीटा के इक्वल होगा, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है DL के बीच में और इस P पॉइंट, तो ये जो एंगल होगा हमारा साइन थीटा, और फिर उसके बाद में ये जो DB है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R² के, ठीक है। सबको कंबाइन करके लिख दें कि DB किन किन के प्रोपोर्शनल है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन में R², ठीक है। तो हमारा ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकल गया एक स्मॉल DL लेंथ की वजह से। DB इज इक्वल टू, देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो मैंने एक कांस्टेंट लगाया μ0/4π, ठीक है। जैसे कि अपन ने K की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में क्या रखी थी 1/4πε0, वैसे यहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी जगह हमने क्या लगाया μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन R² एज इट इज़ हमारा लिखा हुआ है। तो ये जो μ0/4π है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और जो μ0 हमें दिख रहा है इसमें इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, ठीक है। एप्सिलॉन नोट को हमने क्या बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड में, परमिटिविटी, इसको हम बोलते हैं μ0 को परमिएबिलिटी, ठीक है। अगर इस μ0 की वैल्यू निकाले तो 4π इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो μ0 निकलेगा 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसकी भी अगर हमें यूनिट निकालनी है μ0 की, तो फॉर्मूला में देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, और इसकी देखिए यूनिट्स यहाँ लिखी हुई है हमारे, ठीक है, 3-4 यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो हम निकाल सकते हैं। अलग अलग चैप्टर्स में आएगा ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे हमने वेक्टर लगा दिया, DB के ऊपर μ0/4π एज इट इज़ लिखा हुआ है, IDL साइन थीटा अपॉन R² होता है, तो IDL ये वेक्टर बनाया क्रॉस R², ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हमेशा R की डायरेक्शन में होगा, तो हमने क्या लिखा हुआ है R², ठीक है। यूनिट वेक्टर हमारा क्या करता है, सिर्फ यूनिट वेक्टर हमारा सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमने इस डायरेक्शन के लिए लिख दिया। क्रॉस सॉल्व होगा तो हमें पता है देखो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम R² को सॉल्व करें, देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका R ही है, ठीक है, तो एक R और आएगा अपॉन में, तो ये R³ हो जाएगा।
तो ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। क्रॉस को सोल्व करते हैं तो हम साइन थीटा भी हमारा आ जाता है। तो ये हो गया हमारा बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। देखिए फॉर्मूला हमने देखा dB = IDL sin थीटा अपॉन r², ठीक है। तो साइन थीटा है, अगर थीटा 0 डिग्री हो गया कि मतलब जो पॉइंट P है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर वो वायर के ऊपर ही है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। और अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी टर्म को तो वो 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया अगर वायर के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। देखिए साइन 180 डिग्री कितना होता है, वो भी 0 होता है। तो अगर एंटी पैरेलल भी रखा हुआ है वो पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तब भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 ही आएगा। अच्छा, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो थीटा हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री कितना होता है, हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री अगर हमारा 1 है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा μ0/4π IDL/r², ठीक है। साइन 91 हो चुका है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो हम देखिए दोनों लॉस को कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखते हैं तो आता 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 आता ई के फॉर्मूला में, तो बी के में क्या लिखा हुआ है उसकी जगह μ0/4π। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, μ0/4π, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वहाँ पे क्यू था, यहाँ पे आईडीएल है। ये जो आईडीएल है इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है। और अपोन में तो r² आ ही रहा है, ठीक है। तो हमने देखा वहाँ भी जो था वो भी लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी उसका स्क्वायर, और इस फॉर्मूला में भी हम सेम चीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बायो-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे।